मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही हो। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम लेके आते हैं दैनिक करंट अफेयर्स या दैनिक समसामयिक की उन करंट अफेयर्स में हम यूपीएससी व स्टेट सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो यहाँ पर प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल और मेंस से रिलेटेड आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, जो आपको टेलीग्राम चैनल घटना सूत्र में अवेलेबल है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के साथ ही 5 एमसीक्यूज भी मिलते हैं। 5 एमसीक्यूज प्लस 2 मुख्य परीक्षा के प्रश्न उत्तर भी आपको मिलते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं। और बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम नजर डालते हैं एज यूजुअल कौन कौन से आर्टिकल कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। जैसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पे पता चलेगा, ट्रंप की पाकिस्तान को कूटनीति छूट पर। बेसिकली जो पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का दोहरा रवैया है, उसके समक्ष आपके यहाँ पे आंखें खुलेंगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस तरह से अमेरिका बैक एंड पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और अभी भी अगर देखें तो अगर आलोचना ना करना एक तरह से समर्थन करना ही है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स में आर्टिकल था। दूसरा, जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र चल रहा है। उसके संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन इसको अटेंड किया और उसमें स्पीच दिया। फिर तीसरा आर्टिकल भारत यूके एफटीए के संबंधी है, तो व्यापार कौन कौन से ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था। फिर अब देखेंगे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेके एक आर्टिकल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस में। फिर द हिंदू में आर्टिकल है, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ही जोड़कर देख लेंगे, अमेरिका के साथ ही पहले वाले आर्टिकल से। फिर छठा आर्टिकल राजनयिक संपर्क यात्राएं आज से प्रारंभ हुई। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के जो सांसद हैं या संसदीय सदस्य हैं, वो अलग अलग देश जाएंगे और बताएंगे किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की। और वो बेसिकली अगर आप देखें मानवीय हित में थी वो कार्रवाई। सातवां आर्टिकल ट्रंप शासन की चीन के एआई उद्योग पर रोकथाम की रणनीति, द हिंदू पर आर्टिकल था। साथ ही इंटरनेट की भूमिका, इंटरनेट के चैलेंजेस, द हिंदू पे आर्टिकल था। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड्स क्या है। फिर भारत पाकिस्तान की चीन के बीच जो ट्रायंगल, उसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। फिर एक और आर्टिकल भारत का नया सामान्य नीति के बारे में है, जो मतलब बेसिकली भारत की जो टेरर के खिलाफ जो न्यू पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस की, उसके बारे में बताता है। तो ये सारे आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल। आज का पहला आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि जो ट्रम्प को पाकिस्तान कूटनीतिक छूट छूट के बारे में। बेसिकली ये आर्टिकल ये बात कर रहे हैं कि जो कूटनीतिक छूट यहाँ पर अमेरिका ने लगातार ट्रम्प बेसिकली पाकिस्तान को दी है। अगर आप देखेंगे, आप नजर डालेंगे 1949 में, अगर आप हिस्टोरिकली देखें 1949 में आप पाएंगे क्या कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से मुलाकात की और संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया। लेकिन आप देखेंगे उन्होंने क्या किया, बैकएंड पे पाकिस्तान को उस टाइम पे भी सपोर्ट किया। फिर 1959 के आसपास आप देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन हावर की भारत यात्रा होती है। फिर बाद में आप देखेंगे कि 1962 के आसपास का टाइम आता है। 1962 में 9 अमेरिकी यूनिवर्सिटी को मिलाकर आईआईटी की स्टेब्लिश किया जाता है भारत में। 1962 में फिर आप देखेंगे कि नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी को पत्र लिखा। बेसिकली भारत ने लगातार प्रयास किया अमेरिका संबंध बनाने का, बेहतर संबंध बनाने का। 1971 में भारत ने अमेरिका से बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिका ने कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान को सपोर्ट कैसे किया, चाहे आप देखें हथियार का समर्थन देके, चाहे लड़ाकू विमान का समर्थन देके, चाहे अनदेखा रवैया अपना। बेसिकली ये कि जो वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बाद में देखने को मिलता है, उसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना ना कर। इस संबंध में बेसिकली अमेरिका का दोहरा रवैया यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल है। और बात करता है यहाँ पे कि जैसे चीन और पाकिस्तान दोनों के प्रति अमेरिका की असंगत रणनीति से उसके वैश्विक स्थिति सहयोग की स्पष्टता पर प्रश्न उठे हैं। वही बेसिकली जब उसके इशूज पे जब बात आती है, उसके मुद्दों पर बात आती है, तो वो क्या करता है, उनको रिएक्ट करता है, उनके लिए बोलता है। लेकिन अगर आप देखें, जब बात आएगी भारत में टेररिज्म, तो खुल के पाकिस्तान की आलोचना नहीं करता, खुल के चीन की आलोचना नहीं करता। इस संबंध में यहाँ पर जो उसका रवैया है, उसको लेकर यहाँ पर प्रश्न उठे हैं। इवन भारत सरकार को देखो, भारत सरकार ने यहाँ पर अमेरिका के साथ क्वाड पे भागीदारी की है। क्वाड आपको पता है 4 देशों के अलायंस है, जिसमें अगर आप देखेंगे 4 देशों के अलायंस इन द सेंस कैसे, जैसे आपको ये पता है कि ये वाला अगर देखेंगे, ये एशिया का मैप है, पता होना कि ये सारी कंट्रीज साउथ एशियन कंट्रीज है। फिर यहाँ प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, महासागर, महासागर। फिर ये है अमेरिका, ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर है जापान। ये हो गया भारत और ये अमेरिका।
तो भारत ने क्या किया, भारत ने क्वाड पॉलिसी के तहत अगर आप देखेंगे, अमेरिका का सपोर्ट में यहाँ पे क्वाड को ज्वाइन किया, जहां पर आप देखें जो इंडो पैसिफिक रीजन, इस रीजन में अगर आप देखेंगे बेहतर व्यापार व्यवस्था हो पाए, चीन का जो दबदबा ना बन पाए, चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने अमेरिका को बहुत सहयोग किया, लेकिन उसके बदले भारत को यहाँ पे पर्याप्त सहयोग यहाँ पे दिखाई नहीं देता। उस संबंध में बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल बात करता है, जबकि आर्टिकल बात करता है कि अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नजर नजर डालें तो पाएंगे कि जो भारत और पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान अमेरिका के बीच जो ट्रेड है, तो भारत की तुलना में बिल्कुल कुछ भी नहीं। जैसे 450 मिलियन डॉलर का ट्रेड है किसके बाद, अमेरिका का और पाकिस्तान का। अगर आप देखें अमेरिका पाकिस्तान के बीच में 400 मिलियन डॉलर का ट्रेड है। वहीं अगर आप देखेंगे भारत और के बीच और अमेरिका के बीच अब नजर डालें, लगभग 191 बिलियन डॉलर का ट्रेड किसके बीच दिखाई देता है, भारत व अमेरिका के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रेड भी उनसे ज्यादा है, हम इम्पोर्ट भी ज्यादा करते हैं अमेरिका से, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे क्लियर जो पॉलिसी दिखाई नहीं देती, वो बेसिकली पहले तो ये था कि अफगानिस्तान काउंटर करने के लिए ऐसी पॉलिसी अमेरिका अपनाता था कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट में रखता था, लेकिन अभी क्यों ऐसा कर रहा है, इस संबंध में यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ये बेसिकली आर्टिकल था यहाँ पे। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ेंगे, हम बात करेंगे जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के जो 78वां सेशन हुआ है। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया है। और ये आर्टिकल बेसिकली पीआईबी में आया था, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो 20 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनेवा में डब्ल्यूएचओ को जो सेशन उसको वर्चुअली संबोधित किया, और उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग में भारत की नई दृष्टि वन अर्थ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया, वन अर्थ वन हेल्थ की बात की, वन हेल्थ की बात की। अब ये जो रेखांकित उन्होंने थीम, इस बार की थीम उन्होंने दी वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। तो ये वन अर्थ वन हेल्थ है, और इसको उन्होंने इस बार कन्वर्ट करके क्या किया, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, मतलब एक विश्व और एक स्वास्थ्य। सभी विश्व के जो देश हैं उन्हें एक एकजुट होकर स्वास्थ्य संबंधी पहल को यहाँ पे समर्थन देना चाहिए। इस संबंध में मोदी जी का यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब अगर हम बात करें भारत को लेके, यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी कुछ आंकड़े आते हैं कि जैसे भारत ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं, खासतौर पे विश्व स्तर पर अगर आप देखें तो भारत की अगर आबादी 16% का भारत में आबादी बसती है, कि भारत की जो योजनाएं 16% लोगों को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं, तो भारत ने कौन कौन सी पहल की है, कौन कौन सी योजनाएं लेके आए, उस संबंध में भी यहाँ पे आर्टिकल बात करता है। यहाँ पे ये भी बात करता है कि अगर हम देखें कि आउट ऑफ जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो पहले 64% था, आउट ऑफ जो पॉकेट एक्सपेंडिचर 64% हुआ करता था, वो 47% हो गया था। तथा सरकारी जो योजना है स्वास्थ्य संबंधी, उनका लाभ लोगों को लगातार यहाँ पे मिल पा रहा है। इस संबंध में यहाँ पे बात होती है। साथ ही यह बताता है कि जैसे आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने सुना होगा, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी योजना, जिसमें 550 मिलियन अभ्यर्थी हैं, और उनमें अगर देखें 70 वर्ष से ज्यादा के नागरिक सभी लोग शामिल हैं। फिर उसी उसी दिशा में भारत की अन्य पहल के बारे में बात करें, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर आप देखें, सस्ती जनिक दवाओं के लिए जन औषधि योजना को लॉन्च किया, जिससे क्या है लोगों को आसानी से यहाँ पे लाभ मिल पाए। ये तो बेसिकली बात होती है किसके बारे में, भारत सरकार ने क्या क्या पहल किया, और बहुत सारी पहल की, मिड डे मील प्रोग्राम हो, और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें डिजिटल जो हेल्थ डाटा है उसको कलेक्ट करना, उस संबंध में भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, बहुत सारी पहल शुरू की है। थोड़ा सा हम बात कर लें वर्ल्ड असेंबली जो डब्ल्यूएचओ का पार्ट, उसके बाद डब्ल्यूएचओ के बारे में हम देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ जिसको स्थापित किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, और इसी दिन आप देखेंगे स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। और वैश्विक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य को बना के रखना, कोई ऐसा रोग आता है, कुछ भी ऐसी जानकारी, उसको पेंडेमिक एपिडेमिक डिक्लेयर करना, ये सारे काम होते हैं। साथ ही संक्रमक संक्रामक रोगों को वैक्सीन दवाओं के लिए स्टैंडर्ड तय करना, ये सारे काम डब्ल्यूएचओ के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किसके बारे में देखें, तो आप देखेंगे डब्ल्यूएचओ की सर्वोच्च निकाय है, डब्ल्यूएचओ की सर्वोच्च निकाय, जो कहीं ना कहीं जो बड़े डिसीजन उसको यहाँ पे लेता है। डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, और हर साल अगर आप देखेंगे मई में इसकी बैठक होती है, जहाँ पे देश इसमें भागीदारी करते हैं, और उस पर बात होती है कि वर्ष भर में हमारे टीकाकरण पोषण इन संबंध में क्या पहल हुई है, क्या डेवलपमेंट हुआ, उस सारी बातों की पे देखते हैं। ये आर्टिकल इसके बारे में था। अगला आर्टिकल बात करते हैं किसके बारे में, भारत और यूके एफटीए, भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता। अगर हम बात करें एफटीए के बारे में, एफटीए होता क्या है, अगर हम बात करें एफटीए होता क्या, तो एफटीए का मतलब क्या है कि व्यापार को बाधा रहित बना, बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बेसिकली अगर देखें पूरी तरह से टैरिफ यहाँ पे समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन टैरिफ को पूरी तरह से कम किया जाता है। जो अगर आप देखें, जो दो देशों के बीच जो व्यापार में बाधाएं होती हैं उनको पूरी तरह से कम करने का प्रयास किया जाता है एफटीए के अंतर्गत। भारत यूके व्यापार समझौता एफटीए
पारंपरिक शुल्क कटौती से कहीं अधिक है। यह भारत की वैश्विक आर्थिक नेतृत्व क्षमता, निवेश नवाचार के नए मार्ग खोलने का संकेत देता है। तो इसका जो महत्व है भारत यूके एफटीए का, उसके बारे में महत्व के बिंदुओं को यहाँ पर रेखांकित करता है। क्योंकि आप देखेंगे भारत यूके जो व्यापार है, अगर हम देखें इन दोनों के बीच अगर आप व्यापार पर नजर डालें तो लगभग 21.5 बिलियन डॉलर का भारत यूके के बीच व्यापार है। और अगर एफटीए होता है तो ये व्यापार बढ़ने की यहाँ पे संभावना देखने को मिल सकती है। साथ ही भारत का जो माल है उसके निर्यात में यहाँ वृद्धि होगी। यूरोप के जो बाजार, यूरोप बेसिकली देखें, यूरोप में ब्रिटेन के जो बाजार खुलेंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो चुका है, तो उसका तो हमारा अलग एफटीए चलेगा। लेकिन यहाँ पे यूके को भारत को व्यापार में सुविधा यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लगभग ऐसा माना जाता है कि 3 बिलियन डॉलर के आसपास जो हमारा व्यापार है वो बढ़ सकता है। ये बेसिकली मानना है किसका, ये संबंधी पहल का। अब अगर हम बात करें कि जो एफटीए है वो भारत का और किसके साथ, जैसे आसियान के साथ भारत की एफटीए है। आसियान 10 देशों का समूह, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देश आते हैं। ठीक है ना। आसियान में जिसमें भारत के साथ एफटीए है, साइन किया है ना, एफटीए है। तो इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे साफ्टा में भारत ने भागीदारी की थी। साफ्टा को बेसिकली अगर आप देखें सार्क के अंतर्गत, अगर आप देखें सार्क के अंदर एक बनाया गया था, ग्रुप बनाया गया साफ्टा कहा जाता है। उसमें बेसिकली एफटीए के तहत ये आप देखेंगे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए की जैसे जो लाभ मिलते हैं वो सार्क कंट्रीज को मिल पाए भारत से व्यापार के संबंध में। इस संबंध में भारत ने प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे पहल, जैसे पीटीओ है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एशिया पैसिफिक एरियाज में, सार्क, और जैसे आप देखेंगे इसके अतिरिक्त भारत ने श्रीलंका के साथ एफटीए, नेपाल के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है, उस समय भारत बेसिकली जो वैश्विक निर्यात है उसको बढ़ाने की दिशा में यहाँ पे सक्रिय दिखाई देता है। अब अगर हम आगे बात करेंगे अगले आर्टिकल पर, अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे और पाएंगे यहाँ पर कि योजना आधारित कर्मियों की पहचान के संबंध में बात कर रहा है। देखिए इस ये आर्टिकल जाने से उससे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि आखिर संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम नजर डालते हैं संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र के बारे में बात करें तो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ रोजगार सरकार के नियमों और श्रम कानूनों के अंतर्गत आता है। बेसिकली अगर आप देखें लेबर लॉ, श्रम कानून को ये क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे अगर आप देखें किसी आप कंपनी में एम्प्लॉय है, सपोज करिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, टाटा कंपनी में एम्प्लॉय है, टाटा कंपनी को एक लेबर लॉ को फॉलो करना पड़ता है, टाटा कंपनी को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए ये जो रोजगार है ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप किसी समोसे की दुकान में एम्प्लॉय है ना, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसमें ये सारा जो व्यापार है, ये सारी चीजें हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अब इसमें आपको क्या मिलेगी, इसमें आपको ना सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, ना लेबर लॉ मिलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी। वहीं संगठित क्षेत्र में आपको नियमित भुगतान मिलेगा, स्थायी नौकरी मिलेगी, निश्चित कार्यावास मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे काम करें, आपको यहाँ पे 10 to 6 अगर आपकी जॉब है, 10 to 6 अगर जाओ, आपको 10 to 6 ही करना, ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट आगे पीछे वो अलग बात है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में आपको पता है कि दिन भर 24 घंटे 18 18 घंटे भी आपको कार्य करने पड़ते हैं। ये बेसिकली असंगठित क्षेत्र जहाँ पे अस्थायी अनियमित होता है, लेबर लॉज प्रॉपर नहीं होते, वेतन संबंधी गाइडलाइन नहीं होती, वहीं संगठित क्षेत्र में आपको ये सारी बेहतर व्यवस्था दिखाई देती है। अब हम बात करें, ये तो बात हो गई संगठित संगठित क्षेत्र है। लेकिन अगर भारत में देखें तो आप यहाँ पे नजर डालेंगे, भारत में अगर आप पाएंगे 10 से 12% के आसपास यहाँ पे संगठित क्षेत्र आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आप असंगठित क्षेत्र में देखें तो लगभग 80% के आसपास आप देखें जो लोग हैं असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो हम बात करें, अब जिसमें सरकारी औद्योगिक संस्थान आ जाते हैं असंगठित क्षेत्र में, वहीं वहीं असंगठित क्षेत्र में आप देखेंगे कृषि है, विनिर्माण संबंधित क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, या तो आप जोमेटो डिलीवरी बॉयज देख सकते हैं। तो ये सारे वगैरह के जो वर्कर्स होते हैं ज्यादातर इसमें हो जाते हैं, संगठित क्षेत्र में। ठीक है। ये तो बात बात हो गई। सरकार हालांकि बहुत सारे प्रयास भी कर रही है, ई श्रम पोर्टल बनाना हो, फिर चाहे पीएमसी योगी मानधन योजना हो, तो बहुत सारी सरकार यहाँ पहल कर रही है। लेकिन बेसिकली ये तो हो गए क्षेत्र। अब अगर हम बात करेंगे कि आर्टिकल क्या था, आजकल पर नजर ना तो भारत में लाखों श्रमिक बेसिकली अगर आप देखें आंगनबाड़ी में, आशा में, मध्याह्न भोजन में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत है। अब ये श्रमिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अच्छी भूमिका निभाते हैं, परंतु उन्हें अब औपचारिक दर्जा नहीं मिला। आपको पता है कि आंगनबाड़ी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आशा वर्कर्स काम करती हैं, ये लगातार एक तरह सरकारी कर्मचारी की तरह ही काम कर रहे हैं। बेसिकली आपको पता है कि किसी भी टाइम अगर डिलीवरी हो तो उस वक्त वहां पहुंचना है ना, बहुत सारे काम सरकारी तरह कर रहे हैं, ऑल टाइम अवेलेबल है। लेकिन इनको बेसिकली अगर आप देखें ना, सामाजिक लाभ या अगर देखें तो सरकारी लाभ या एक तरह से नहीं मिल पाया, सरकारी योजनाओं का यहाँ पे लाभ उनको नहीं मिल पाया है। तो इसलिए आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है कि इनको बेसिकली अगर आप देखें औपचारिक रोजगार का दर्जा दिया जाना चाहिए। औपचारिक, फॉर्मल सेक्टर का औपचारिक रोजगार का दर्जा यहाँ पे दर्जा दिए जाने की बात मांग यहाँ पे हो रही है। ठीक।
औपचारिक रोजगार का दर्जा देने की मांग हो रही है। ये बेसिकली आर्टिकल यहाँ पे कहना चाहता है। साथ ही आप ये आंकड़ा बताता है कि अगर वर्तमान में देखें तो आप वर्तमान में क्या पाएंगे, लगभग 13.9 लाख के आसपास लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। फिर आप देखेंगे, अगर हम देखें 13 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वर्तमान में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है 13 लाख है। फिर आप देखें लगभग 10 लाख के आसपास कौन है, आशा वर्कर्स हैं। आशा वर्कर्स हैं, ठीक है। फिर मध्याह्न भोजन जो कर्मी है 25 लाख के आसपास हैं। ये बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब इनका मासिक मानधन आपको पता है किसी के 4,000 6,000, इससे ज्यादा यहाँ पे 8,000 के आसपास पेमेंट है। और फिर भी अगर उनकी जो सेवाएं हैं यहाँ पे ज्यादा दिखाई देती, उस संबंध में यहाँ पे औपचारिक गण की यहाँ पे प्राप्त करता है। अगला आर्टिकल बात करेंगे भारत अमेरिका संबंध में ट्रंप के प्रभाव से बचने की रणनीति। बेसिकली अगर आप देखें ये पुराना ही आर्टिकल है जो हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कंटेक्स्ट के। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच कई दीर्घकालिक समझौते, रणनीति तालमेल में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे समय में भारत को व्हाइट हाउस के अलावा अमेरिकी कांग्रेस, राज्यों की सरकारों, थिंक टैंक, उद्योग संगठन संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता है, तो बीच संबंधों में स्थिरता रहे। ये बेसिकली आंकड़े बात कर रहे हैं। देखिए आपको पता है कि अभी क्या, ट्रंप प्रशासन जब से सरकार में आया तो उन्होंने क्या किया, जहां से भी व्यापारिक घाटा तो सभी देशों में उन्होंने क्या किया, टैरिफ लगाने यहाँ पे शुरू किए। इससे टैरिफ वॉर उत्पन्न हो गया, लगभग 28% के आसपास टैरिफ उन्होंने भारत पे भी लगाया। तो इससे कहीं ना कहीं अगर आप देखें व्यापारिक संबंध तो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सामरिक राजनीतिक संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल का बात कहना चाह रहा है कि भले ही यहाँ पर हमारी एक जो पार्टी है, जो पर्सनल रूलर है, उनसे थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे उतना हमारा ना बने, लेकिन वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ पे जो अन्य सेक्टर है, अन्य थिंक टैंक है ना, उनके साथ हमें बेहतर संबंध बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन क्या देश एक स्थिर रहता है। और देश की जो व्यक्ति जो परमानेंट संस्थाएं होती हैं, वो होती हैं वहाँ के लोकतंत्र, वहाँ के सांसदीय शासन, वहाँ की थिंक टैंक, वहाँ के उद्योग संगठन जो परमानेंट होते हैं। तो वहाँ भी हमें बेहतर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता यहाँ दिखाई देती है। ये आर्टिकल बेसिकली ये कहना चाह रहा है। फिर हम बात करेंगे अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल बात कर रहा है राजनयिक संपर्क यात्राएं आज से प्रारंभ हो रही हैं। जो यात्राएं उसके बारे में क्या आर्टिकल कहना चाह रहा है, बेसिकली अगर आप देखें 21 मई 2025 को भारत का 3 बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा के लिए रवाना हो रहा है, जो बेसिकली भारत की जो आतंकवाद विरोधी नीति है उसको विश्व बात करेगा, उसको विस्तृत कर पहचान देगा। ये बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि उनमें बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत का पर्पज ये है कि कहाँ कहाँ जाना है। जापान, अगर आप देखें, साथ ही अगर आप देखें दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मलेशिया के अलावा अगर आप देखें कांगो, यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल जा रहा है बेसिकली एशिया में, अफ्रीका में, कुछ शांत देशों में, खासतौर पे जापान, दक्षिण कोरिया में। यहाँ पे बेसिकली पर्पज यही है कि भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, भारत ने क्यों ऐसे स्टेप उठाया, ऑपरेशन सिंदूर की कदम का जो महत्व है उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली बताया जाएगा। और ये बहुत अच्छा पहल है। और यहाँ पे खासतौर पे ऐसा नहीं कि सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर जाएंगे, अलग अलग पार्टी के मेंबर जाएंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उनको मध्य एशिया भेजा जाएगा। तो वहाँ पे बताएंगे खासतौर मुस्लिम कंट्रीज में कि भाई इस रोल का क्या यहाँ पे महत्व है। इस सारी बातों पर है। फिल्म संबंधी यहाँ पे कोई खास आर्टिकल नहीं है, खाली आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, उसमें भारत का क्या रैंकिंग है, उसमें भारत की 13वीं रैंकिंग। ये भारत के जो प्रभाव वल्नरेबल कितना है भारत, ये कितना अगर आप देखिए शुभेद्य है आतंकवाद को लेके, उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल बता रहा है। फिर अगले आर्टिकल पर बात करेंगे ट्रंप प्रशासन के चीन के एआई उद्योग पर रोकथाम रणनीति को लेकर। अब यहाँ पे हम अगर बात करें, क्या आर्टिकल कहना चाह रहा है, आर्टिकल बेसिकली यह कहना चाह रहा है कि जो ट्रंप प्रशासन है उसने एआई चिप्स के वैश्विक प्रसार को रोकने के लिए सख्त और लेन देन आधारित रणनीति अपनाई है। अब ये यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक तो एआई चिप्स वर्ड आ रहा है कि एआई चिप क्या है ना, एआई चिप्स क्या है, क्या रणनीति ऐसे अपनाई है जो चर्चा में आ गया। यह नीति पूर्व जो राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा शुरू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन रूल, अब ये भी यहाँ पे एक वर्ड है, एआई एआई डिफ्यूजन डिफ्यूजन रूल, ये किसी शुरू किया था, बाइडेन ने शुरू किया था। तो उस संबंध में आर्टिकल ये क्या है, इसको आधार बनाकर उसे और कठोर बनाती है। ये कदम अमेरिकी चीन जो तकनीकी प्रतिस्पर्धा को नई तीव्रता प्रदान करता है। ये तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा नजर डालें कि आखिर ये होता क्या है, तो एआई चिप्स के बारे में अगर हम बात करें,
ए चिप्स के बारे में बात करें तो एआई चिप्स एक ऐसे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई से जुड़े कार्यों को तेजी से करने के लिए बनाए जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है जो एआई रिलेटेड जो ऑपरेशन है ना, उनको फास्ट परफॉर्म करें, उस लिए इसलिए बनाई जाती है। ये पारंपरिक जो सीपीयू होता है उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा प्रभावी होते हैं। और इनका बेसिक पर्पज यही होता है कि जो डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा प्रोसेसिंग को फास्ट करना है, साथ ही इमेज स्पीड जो रिकॉग्निशन को फास्ट करना है ना, ये बेसिकली बात होता है। इसके कुछ टाइप्स अगर आप देखेंगे, टाइप अगर आप देखें, टाइप यहाँ पाएंगे जीपीयू है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, फिर इसके अलावा टीपीयू है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अतिरिक्त अगर एएसआईसी है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, वहीं एफपीजीए या फील्ड प्रोग्राम गेट अरे पीजीए। क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, ऐसे कीवर्ड्स को देखें यूपीएससी से पूछ सकते हैं किस संबंधित है। क्या एआई चिप्स हैं, और एआई चिप्स क्या है हो रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर की तरह काम कर रहे हैं जो एआई रिलेटेड डाटा को फास्ट प्रोसेस करने में हेल्प कर रहे हैं। ये बेसिकली बात होगी। बहुत सारी कंपनीज है, एनवी इंडिया है, एएमडी है, इंटेल है, गूगल है, एप्पल है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एआई चिप्स को बनाती है। अब इनका महत्व इसीलिए कि एआई मॉडल ट्रेनिंग करना है ना, ऊर्जा की बचत करना है ना, स्मार्ट डिवाइसेस को और बेहतर बनाना, इस संबंध में बेसिकली इनका यहाँ पे पहले भारत की अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एआई चिप डिजाइन में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में इसरो और डीआरडीओ के साथ पार्टिसिपेट करके काम कर रहा। लेकिन अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एआई डिफ्यूजन पॉलिसी, जो यहाँ पे बात हो रही है कि जिसपे ये सरकार चल रही है और जिसे बाइडेन सरकार ने बना दी है। क्या है एआई डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी समाज, उद्योग व देश में एआई टेक्निक का तेजी से जो फैलना या अपनाया जाए। तो किस तरह से जो एआई है उसको अपनाया जा रहा है किसी देश में, समाज में, किस तरह से नीतियां हैं, है ना, और रूल जो है वो क्या हो जाएगा, उससे रिलेटेड रूल। बेसिकली अगर आप देखें एआई एक देश समाज में जिस तरह से अपनाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उससे एआई डिफ्यूजन रूल बोला जाता है। ये सिद्धांत कारक ऐसे होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एआई कैसे, कहाँ और कितनी तेजी से फैलेगा। तो यूएस में जो चाइना लेड खासतौर पे एआई टेक्निक है उसके विस्तार संबंधित जो बेसिकली जो पॉलिसी है वो एआई डिफ्यूजन रूल यहाँ पे मानी जाती है। बेसिकली सरकार बनाती है जिससे डाटा प्राइवेसी कानून है, एआई के एथिकल यूज हो सके, सर्विलांस यहाँ पे प्रॉपर किया जा सके, ये बेसिकली पर्पज होता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल। फिर अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा इंटरनेट को लेके, इंटरनेट की भूमिका और मिथ्याचार के प्रसार के संबंध में ये आर्टिकल बेसिकली बात करेगा। अगर हम बात करें आर्टिकल क्या कहना चाहता है, आर्टिकल के बारे में देखें तो अभी क्या हो रहा है कि लोक नीति जो सीएसटीएस कॉनरॉड एडेनोर स्टीफन भारत का जो कार्यालय है का संयुक्त प्रयास से हाल ही में राष्ट्रीय स्तर में अध्ययन में इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है उस पर प्रसार दिया। आपको पता है कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती रहती है, खासतौर पर जब से एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, किसी भी चीज को, वीडियो को जनरेट करना, किसी भी टेक्स्ट को, मैसेज को जनरेट करना कितना आसान हो गया है। इससे एक समाज में मिथ्याचार, झूठी खबरें फैल रही है, इससे लोगों का जो भरोसा है इंटरनेट को लेके उठ रहा है। अगर हम बात करें सक्रिय उपयोगकर्ताओं में, अगर आप बात करें एक्टिव यूजर्स हैं, अगर आप देखें इंटरनेट के, उनमें उनसे पता किया गया तो उन्हें पता चला कि लगभग 26% सोशल मीडिया के यूजर्स और 20% ऑनलाइन समाचार पर विश्वास करते हैं। लगभग 80% लोग यहाँ पर क्या है, इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है। साथ ही अगर आप देखें ये आंकड़ा ये भी देता है कि 18 से 25 साल के युवा हैं, अगर उनमें देखा उन्होंने भी लगभग 35% के लोग जो इंटरनेट की जो सूचना है उन पर यहाँ पे विश्वास नहीं करते हैं। और इनमें भी अगर आप देखो जो वल्नरेबल सेक्शन है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ये पीडब्ल्यूडीज है, माइनॉरिटीज हैं, इन इनके अंदर जो है ज्यादा अविश्वास है, खासतौर पे इंटरनेट के रोल्स को लेके। अब उसमें भी बेसिकली पर्पज, बेसिक दिक्कत यही है कि जो यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर एक्स है, इंस्टाग्राम है, इनके थ्रू क्या हो रहा है, ज्यादा मिशन इन्फॉर्मेशन फैल रही है। ये सारी समस्याएं इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये बेसिकली आर्टिकल यहाँ पे था। अब अगर हम नजर डालें, अब बात करें रोल ऑफ इंटरनेट की, यहाँ पे बात करें जो इंटरनेट की भूमिका है उसमें आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं डिजिटल परिवर्तन का आधार है, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने का अगर देखें आधार है इंटरनेट। वही शिक्षा का डिजिटलीकरण करना हो, चाहे ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना हो, यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस है, डिजिटल लॉकर, उमंग ऐप है, ये सारी सेवाएं हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ई कॉमर्स स्टार्टअप्स हैं, वो भी इंटरनेट आधारित है, चाहे अमेजोन के बारे में आप देख रहे हो ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जोमेटो, ये सारे कहीं ना कहीं इंटरनेट का रोल है। इंटरनेट की भूमिका तो हमारे जीवन में पूरी तरह से यहाँ पे हो चुकी है, इसमें मतलब कोई दो राय की बात नहीं है। और बिना इंटरनेट के यहाँ पे समस्याएं नहीं टैकल की जा सकती है, बिना इंटरनेट के जीवन भी संभव नहीं दिखाई देता। अब इसका रोल देखें तो आपको रोल पता है कि हर एक क्षेत्र में इसका रोल दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आप देखें, व्यापार वृद्धि के संबंध में आप देख सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे, डिजिटल इकोनॉमी 2024 में अगर आप देखेंगे $1 ट्रिलियन हो गई, $1 ट्रिलियन हो गई। कौन? डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी।
$1 ट्रिलियन हो गई, ये बता रहे हैं। फिर हम देखें कोविड-19 के दौरान शिक्षा में किस तरह का योगदान हुआ, है ना? आप देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, वर्तमान में देखें लगभग 70% ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो शिक्षा का विस्तार यहाँ पे दिखाई देता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि टेलीमेडिसिन, ये बेसिकली दिखाई देता है। सामाजिक सशक्तिकरण के संबंध में आप देख सकते हैं, सामाजिक सशक्तिकरण में इंटरनेट की भूमिका यहाँ पे दिखाई देती है। तो रोल इसका हर जगह यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे, चुनौतियाँ भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चुनौती यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता है कि डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें, तो लगभग अगर आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर यूज़र्स हैं, 30% के आस-पास ज़्यादातर यूज़र, वो भी शहर में ज़्यादातर इंटरनेट के यूज़र्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, शहरी यूज़र्स हैं। तो इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है, अगर देखें पूरी तरह से यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। डाटा चोरी की समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको देखें मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए देखें, जो मनी हैकिंग की जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, डाटा चोरी हो गया, फ़ोन लगे पैसे ऐंठ लेना हो गया, है ना? ये सारी समस्या देखने देखने को मिल रही है। फिर लेटेंसी की समस्या देखने को मिल रही है, लेटेंसी लेटेंसी गाँव में स्लो इंटरनेट का होना, 5G लिखा है लेकिन टावर नहीं पकड़ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये सारी समस्या इंटरनेट लेटेंसी समस्या देखने को मिलती है। सुझाव अगर देखें, भारत नेट जैसी सरकारी परियोजना अगर आपको पता होना चाहिए, भारत नेट, ग्राम नेट योजनाएं सरकार ने चलाई है, ग्रामीण में ब्रॉडबैंड का विस्तार, पीएम जी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है। फिर साइबर सुरक्षा संबंधी पहल की जा रही है। एआई ये जो स्टार्टअप्स हैं, टेक स्टार्टअप्स हैं, उनको यहाँ पे मदद दी जा रही है, स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है। साथ ही अगर देखें स्टार्टअप में स्टारलिंक जैसे परियोजना में भागीदारी की जा रही है, जिसमें जो एलन मस्क का है, तो इंटरनेट को बेसिकली सभी के लिए पहुंचाया जा सके, ये बेसिकली बात हो रही है। भारत पाकिस्तान चीन के भी रणनीतिक समीकरण को यहाँ पे हम देखेंगे। अब आतंकवाद के खिलाफ ये वाला जो आर्टिकल आपको पता है, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो रणनीति, इसमें हमने कल ही आर्टिकल डिस्कस किया था। परसों भी लगातार दो दो दिन इसमें आर्टिकल डिस्कस कर चुके कि आतंकवाद को लेकर भारत की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसमें किस तरह से भारत ने लगातार काम किया। भारत ने बहुमुखी दिशाओं में प्रयास कर रहे हैं। तो इंटरनेट की भूमिका आप बताएं कि आतंकवाद की भूमिका आप यहाँ पे सबसे पहले बताएं कि आतंकवाद से यहाँ पे देखा, आतंकवाद जो सूचकांक उसमें भारत 13वें स्थान पर आ रहा है। और हाल ही में जो 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 कोई घटनाएं हैं, वो बताते हैं कि आतंकवाद को लेकर भारत कितना संवेदनशील है। उसके बाद आप भारत के स्टेप, भारत ने कौन-कौन से स्टेप उठाए हैं? अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने स्टेप्स उठाए कि यूएन में जो मेंबर्स हैं, उनको अपने सहयोग में लेना हो। फिर अगर आप देखें कि दूसरा सैन्य सैन्य कदम भारत ने उठाए हैं, सैन्य की मदद से अगर देखें आतंक के ठिकाने को नष्ट करना हो, अभी पाकिस्तान पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उससे रिलेटेड दबाव डालना हो। फिर चैलेंज में बताएं कि जो वैश्विक जो क्षेत्रीय अशांति इससे उत्पन्न होती है, व्यापार में बाधा होती है। पिछले दिनों हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब युद्ध होता है तो उससे कितना नुकसान होता है। 1 से 2% जीडीपी पीछे चली जाती है हर एक कंट्रीज की। वो सारे चैलेंज हमने देखा था। तो सुझाव बताएँ भी, सुझाव भी आप बता सकते हैं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी का यूज़ करना चाहिए। सिविल सोसाइटी को भागीदारी करनी चाहिए, सरकारों के परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप इन पे कर सकते हैं। और ये आर्टिकल बात कर रहा है भारत, पाकिस्तान, चीन के भी रणनीतिक समीकरण के बारे में, यहाँ पे ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है। अब इसके बारे में लास्ट आर्टिकल, इसके बारे में अगर देखें, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा नज़र डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा नज़र डालें, तो भारत जो पाकिस्तान है, उसके बीच अगर आप देखें तो ये रीजन क्यों मैंने बनाया? कि आपको पता है कि ये वाले जो रीजन चीन को बिलॉन्ग करता है, और लगभग ये वाला रीजन यूके को बिलॉन्ग करता है। फिर इसमें भी चाइना यहाँ पे क्लेम करता है, अगर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्लेम, चीन यहाँ पे क्लेम करता है। ये सियाचिन वाला पार्ट है, सियाचिन ग्लेशियर, जिसमें भारत का कब्जा है, जिसमें भारत यहाँ पे नजर रखने का काम कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पुनः तीव्रता एक व्यापक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो रही है, बेसिकली आर्टिकल का जो कंटेक्स्ट कहना चाह रहा है। वहीं चीन की जो गहरी भागीदारी क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन रणनीतिक योजना दक्षिण एशिया में वैश्विक कूटनीति पर प्रभाव डाल रही है, उस संबंध में आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है। साथ ही ये भी ये आर्टिकल एक बात करे कि चीन सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करना, इस सीपेक को पीओके से वापस ले, सीपेक को चाइना पॉक इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहाँ से कनेक्ट करना, क्योंकि उसको पता है कि ये वाला जो रीजन है, ये इंडिया को बिलोंग करता है। उसके बाद उसने सीपेक पे भागीदारी की। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे डोकलाम वाले मुद्दे पर, आपको पता होना चाहिए कि जो डोकलाम मुद्दे पर यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे क्लेम किया, उस संबंध में आपने यहाँ पे आर्टिकल देखा था। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में लगातार क्लेम करना, भारत कोई भी ऐसे विकासात्मक जब प्रोजेक्ट चलाता है, तो उसमें यहाँ पे चाइना की जो भागीदारी, यहाँ पे चाइना को चैलेंज देखने को मिलता है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। भारत और चीन के बीच जो ट्रायंगल, उसको यहाँ पे बता रही है। स्टेप्स में आप बताएं कि सरकारी स्टेप भी आप बेसिकली देखें, सरकारी स्टेप जो सरकार ने क्या, कौन कौन से कदम उठाए, उस संबंध में आप यहाँ पे बताएं कि सरकार ने बेसिकली, अगर आप देखें चाइना को लेकर कहीं ना कहीं, अगर आप देखें जो एक पॉलिसी, शून्य की जो पॉलिसी अपना रखी है कि
ज़ीरो रिटेलिएशन एक तरह से आप कह सकते हैं, उसकी नीति अपना रखी है। हालाँकि अगर आप देखें भारत ने यहाँ पे विरोध किया, लेकिन भारत कहीं न कहीं दैट इन्वॉल्व होने से बचता है। और जो पाकिस्तान मुद्दे पर हालाँकि खुल के निकल के आता है, लेकिन चाइना के मुद्दे पर उतना खुल के निकलने के नहीं आता। यहाँ पे थोड़ा-सा उसको सामने आने की फ्रंट फुट में यहाँ पे खेलने की आवश्यकता है, यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल में कहना चाह रहा है। तो इससे संबंधित यहाँ पे हमने आर्टिकल देख लिया, आज के कौन-कौन से आर्टिकल थे हमने सारी चर्चा कर ली। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।